ऑल राइट। अच्छा चलें, आई होप सबने असर पढ़ ली होगी। ओके। अभी जिस ओपीजी के टॉपिक के ऊपर हम आ रहे हैं, जो एक्चुअली डॉक्टर पलवशा ने सजेस्ट किया था, इसमें मैंने एक्चुअली पहले से डाला था, लेकिन थोड़ी और भी इसमें मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन डाल दी है। एंड दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द आईडी नर्व पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द थर्ड मोलर्स। तो द एक्सरे की एक्सरे बीम की जो बेसिकली एंगुलेशन होती है इन एन ओपीजी, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती। ठीक है, इट डज नॉट लाइक गो थ्रू द मैंडिबल, लाइक जिस तरह मैं भी कर्सर से एक स्ट्रेट लाइन गुजार रहा हूं ना, इस तरह नहीं जाती थ्रू द टीथ और द बोन। ठीक है, बेसिकली द एक्सरे बीम जो है वो इट सॉर्ट ऑफ एंगल्ड अपवर्ड्स, इस तरह जा रही जिस तरह आपको ये लाइंस नजर आ रही हैं। ठीक है, सो जब ये इस तरह जाएगी उसके थ्रू, मैंडिबल के थ्रू, तो ये आईडी नर्व की पोजीशन को इन अ वे चेंज कर देती है एज यू सी ऑन एन ओपीजी एक्सरे। ऑलराइट, तो कैसे चेंज कर देती है? ये वाइट एंड फैरो की जो किताब है मैक्सिलोफेशियल रेडियोलॉजी पे, तो वो कह रहे हैं कि बिकॉज बीम जो है वो नीचे से अपवर्ड इस तरफ डायरेक्शन में पॉइंट करी है, जिस तरह आपको इसमें नजर आ रही है, तो इससे जो है नर्व की पोजीशन इस तरह चेंज हो जाती है कि जो स्ट्रक्चर्स लिंगुअली प्रेजेंट हैं, लाइक अगर आईडी नर्व जो है वो लिंगुअली प्रेजेंट है, तो आपको ओपीजी पे इस तरह नजर आएगा कि वो एक्चुअली दांत के एपिसेस के साथ बहुत नजदीक पड़ी हुई है। ठीक है, इट विल गिव यू, ओपीजी पे आपको इस तरह नजर आएगा। इवन दो, लाइक ये देख लें, ये ऑरेंज लाइन, ऑरेंज वाली जो नर्व है, ये लिंगुअली पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ देखें ये लिंगुअली पड़ी है, एपेक्स से कितना दूर है। ठीक है, ऑन एन, लेकिन जब आप सीटी या सीबीसीटी करोगे इस पेशेंट की, तो उसमें आप जब ये सैजिटल व्यू पे या एक्सियल पे या कोरोनल पे जब देखोगे, तो आपको नर्व यहाँ मिलेगी क्वाइट फार अवे फ्रॉम द एपेक्स ऑफ द टूथ। लेकिन जब आप इसको ओपीजी पे देखोगे, ओपीजी पे लगेगा कि नहीं यार, यहाँ तो ये डिस्टल रूट के साथ ऑलमोस्ट टच पड़ी हुई है। ठीक है, इसमें आईडी नर्व का खतरा है। तो ये एक्चुअली ओपीजी का एक एरर होता है। ठीक है, तो लिंगुअली पोजिशन स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो आपको ज्यादा अपनी पोजीशन से अपवर्ड नजर आते हैं। ठीक है, एंड जो मिड में है वो उनकी पोजीशन तो ठीक होगी, वो इतना उसमें इतना मसला नहीं होगा, और जो बकली प्लेस्ड है वो आपको यूजुअली अपनी पोजीशन से ज्यादा नीचे देखने को मिलेगी। ठीक है, एंड दीज आर ऑल जस्ट इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द एंगुलेशन ऑफ द एक्सरे बीम। ठीक है, so that is why we don't rely on this to determine the true position of the क्या कहते हैं आईडी नर्व, या इसके बेस पे हम आईडी नर्व प्रोक्सिमिटी नहीं जज करते। आप लोगों ने इंस्टेड शायद ये रूट्स के जो क्राइटेरिया हैं ये पढ़े होंगे फॉर डिटर्मिनिंग द आईडी नर्व पोजीशन। तो रूट्स ने ये आई थिंक 90s में कब उसमें ये इंट्रोड्यूस किए थे, ये रूट्स के 7 साइंस हैं ऑफ आईडी नर्व प्रोक्सिमिटी। तो इसमें साइन ए जो है ये है कि आपको डार्कनिंग ऑफ रूट नजर आएगी, मतलब जो पोर्शन ऑफ द टूथ नर्व के साथ बहुत नजदीक पड़ा है, तो वो आपको बाकी दांत के बनिस्बत ज्यादा डार्क नजर आएगा। ठीक है, एक क्राइटेरिया उसने ये रखा था। दूसरा उसने ये रखा था कि भाई रूट अगर दांत के नर्व के बहुत करीब है, तो उस एरिया में आपको रूट की डिफ्लेक्शन नजर आएगी। ठीक है, यस, रूट एंड शहाब्स क्राइटेरिया एग्जैक्टली। तीसरा जो है, आपको हो सकता है कि रूट्स की नार्विंग नजर आई। अब देखिए यहाँ तक रूट नॉर्मल जा रही थी, फिर नर्व के करीब आ गई, तो यहाँ उसने नार्विंग स्टार्ट कर दी है। फिर आपको डार्कनेस के अलावा हो सकता है कि दांत की 2 एपिसेस नजर आए, एक्चुअली एक ही होगी, लेकिन वो नर्व के साथ प्रोक्सिमिटी की वजह से हो सकता है आपको बायफेड एपेक्स नजर आए दांत का। इसके अलावा द इंटरप्शन ऑफ द व्हाइट लाइन ऑफ द कनाल, ये जो इनको अक्सर दूसरा नाम ट्रैम लाइंस भी कहते हैं, तो देखिए नीचे वाली ट्रैम लाइन जो है वो इंटैक्ट है, लेकिन ऊपर वाली देखिए इस एरिया में बिल्कुल गायब हो गई है और यहाँ फिर कंटिन्यू हो गई है। ठीक है, सो इंटरप्शन ऑफ दिस व्हाइट लाइन, दिस इज ऑल्सो अ साइन। फिर इसके अलावा आप कनाल की जो पाथ है उसको देखें, कनाल देखें यहाँ तक स्ट्रेट आ रही थी, फिर एकदम से टर्न हो गई और सीधी हो गई। ठीक है, सो डाइवर्जन ऑफ द कनाल इज ऑल्सो अ साइन। इसके अलावा आप कनाल का डायमीटर भी देखें, अब देखें यहाँ तक इट इज क्वाइट वाइड, लेकिन यहाँ दांत के करीब थिन हो गई है। ठीक है, सो नारोइंग ऑफ द कनाल, दिस इज ऑल्सो अ साइन। ठीक है, so you have basically 4 signs related to the root and 3 signs related to the canal. ठीक है, तो ये रूट्स एंड शहाब्स क्राइटेरिया है। इसके ऊपर इस तरह हुआ था कि फिर ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में, सॉरी नॉट इंटरनेशनल जर्नल, जर्नल ऑफ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में, उन्होंने इस पे
एक स्टडी की which is called the predictive value of panoramic radiography for injury of inferior alveolar nerve after third molar surgery. तो उन्होंने ये उस आर्टिकल का सिर्फ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एब्स्ट्रैक्ट कि इवन दो रूट्स ने 7 साइंस बताए हैं, इसके बावजूद वो कह रहे हैं द एडेड वैल्यू ऑफ पैनोरामिक रेडियोग्राफी इज टू लो टू कंसिडर इट अप्रोप्रिएट फॉर रूलिंग आउट पोस्ट ऑपरेटिव inferior alveolar nerve injury in the decision making before mandibular third molar surgery. ठीक है कि इन 7 साइंस के बावजूद भी आप कंफर्म हम नहीं कह सकते कि भाई पोस्ट ऑपरेटिव इंफीरियर एल्वेओलर नर्व इंजरी चांसेस हैं या नहीं है। तो उन्होंने इन 7 में से फिर कहा कि 3 लाइंस जो फैक्टर्स हैं या 3 साइंस हैं उनकी फिर भी कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है इन डिटर्मिनिंग द फैक्ट कि मे बी आपसे नर्व इंजर हो जाएगी। और वो क्या साइंस हैं? नंबर 1 उन्होंने कहा था कि डाइवर्जन ऑफ द कनाल जो है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन। इसके अलावा इंटरप्शन ऑफ द वाइट लाइन ऑफ द कनाल या जो ट्रैम लाइन की इंटरप्शन है वो, एंड डार्कनिंग ऑफ द रूट। ठीक है, ये 3 अगर मौजूद होंगे तो इसमें आप या अगर ये 3 मौजूद ना हो तो आप यू कैन रूल आउट द रिस्क ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव इंफीरियर एल्वेओलर नर्व इंजरी इन द डिसीजन मेकिंग बिफोर थर्ड मोलर मैंडिबुलर थर्ड मोलर सर्जरी। मतलब अगर ये 3 साइंस मौजूद नहीं है तो इंशाल्लाह इंफीरियर एल्वेओलर नर्व इंजरी का रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा कम है या ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। तो उसने बाकी 4 साइंस इस स्टडी ने डिसरिगार्ड किए थे और कहा कि ये 3 साइंस जो हैं ये ज्यादा वो है वैल्यूएबल हैं इन डिटर्मिनिंग वेदर इंफीरियर एल्वेओलर नर्व इंजरी हो सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है, तो आई होप डॉक्टर पलवशी जो आपकी क्वेरी थी वो इसमें एक्सप्लेन हो गई है। अच्छा, ट्रैम लाइन का पूछ रही हैं। ट्रैम लाइन देखें, ट्रैम लाइन जैसे रेलगाड़ी की पट्टी नहीं होती उसको बेसिकली ट्रैम लाइन कहते हैं। ठीक है, हम इसको ट्रेन कहते हैं। बाहर मुल्कों में एक और वेरिएशन इसकी होती है जिसको ट्रैम कहते हैं। ठीक है, तो ये जैसे वो रेलगाड़ी की पट्टी नहीं होती इसको बेसिकली ट्रैम लाइन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखें वो पट्टी का एक पोर्शन आपको नजर आ रहा है यहाँ, लेकिन ऊपर देखें यहाँ आपको नजर आ रहा है फिर बीच में गायब हो गया। ठीक है, और फिर आपको यहाँ से दोबारा नजर आने लग गए। ठीक है, सो इस सारे एरिया में आपको वो ट्रैम लाइन नजर नहीं आ रही। ठीक है, सुपीरियर ट्रैम लाइन नहीं नजर आ रही, या लाइक ये दूसरा टर्म ही है फॉर द कनाल। आप इसको बस कह दो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द कनाल आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन इंफीरियर बॉर्डर नजर आ रहा है, सुपीरियर बॉर्डर नजर नहीं आ रहा। तो सुपीरियर बॉर्डर नहीं नजर आ रहा तो इट मीन्स के यहाँ प्रॉब्ली नर्व जो है वो बहुत ज्यादा नजदीक पड़ी हुई है दांत की। ठीक है, so that is what basically tram is। tram line को बस ये कहते हैं, it's just a second name for it, synonym है और कोई इस तरह कोई बहुत ही खास कोई चीज नहीं है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया आपको। ठीक है, ऑल राइट, चलें। ओके, सो here I'm going to be showing you some errors जो अक्सर होते हैं OPG पे। Before digital OPGs came about, हम अक्सर इवन जब मैं शायद हाउस ऑफिसर था उन दिनों में भी अक्सर ऐसे एक्सरेज जो हैं वो देखने को मिलते थे। एंड और डॉक्टर नौमान आ गए हैं। डॉक्टर नौमान, गुड टू सी यू। आई थिंक फर्स्ट सेशन में आप थे नहीं, तो चलें, गुड टू सी यू हियर। अच्छा, अगर आप वो कंफर्म करना चाह रहे हो कि भाई बकल लिंगुअल प्लेसमेंट है कनाल की या वाकई प्रॉक्सिमिटी है या नहीं, तो यस, यू कैन गो फॉर CBCT अगर आपके सेंटर में अवेलेबल है। ठीक है, तो बिल्कुल आप उस केस में फिर कर सकते हो। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं, क्योंकि वही बात हमारे सेंटर में भी CBCT इंट्रोड्यूस हुई थी आई बिलीव इन 2000, आई थिंक इट वाज 17 और 18 में। तो उससे पहले लाइक ट्रेनिंग में हमारे वक्त में CBCT नहीं होता था, तो हम जस्ट पेशेंट को वर्बली बता देते थे कि भाई इसमें रिस्क है इंजरी का, डू यू वांट टू प्रोसीड विद द सर्जरी और नॉट। तो बट नाउ सिंस वी हैव हैड CBCT फॉर ऑलमोस्ट 4-5 years, तो मैं हर पेशेंट में एटलीस्ट नहीं एडवाइस करता अनलेस ये एक तो मुझे 2-3 साइंस पेशेंट में नजर ना आ जाए। इवन अगर ये नजर भी आ जाए, ये मत भूलें कि आपके सारे पेशेंट्स CBCT अफोर्ड भी नहीं कर सकते। लाइक आई पर्सनली वर्क इन पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल, तो यू नो कि पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में पेशेंट्स की क्या पेइंग कैपेसिटी होती है, वो तो अक्सर हमसे
दांत निकालने के 50 रुपए भी कहते हैं यार ये भी माफ कर दें, तो हाउ वुड दे बी एबल टू अफोर्ड अ 1500 रुपी CBCT? सो इसमें यू हैव देन नर्व स्पेयरिंग प्रोटोकॉल्स फिर आपके पास होते हैं, नर्व की इंजरी की मिनिमाइजेशन के प्रोटोकॉल्स होते हैं, लाइक यू कैन ऑब्वियसली गिव द पेशेंट प्री-op डोज ऑफ स्टेरॉइड्स, लाइक आप डेकाड्रॉन लगा दें उनको एक 8 मिलीग्राम 1 आवर बिफोर द प्रोसीजर। तो अगर आपके इंटरवेंशन की वजह से वहाँ नर्व थोड़ी ट्रॉमेटाइज होती है, कुछ एडिमा स्वेलिंग वगैरह होती है, तो वो एक तो स्टेरॉइड से वो रिड्यूस हो जाएगी, एंड यू कंटिन्यू दिस पोस्ट ऑप फॉर अबाउट 2 to 3 days। एक आप ये काम कर सकते हो। दूसरा काम आप ये कर सकते हो कि आप दांत को सेक्शन करके निकालो, ठीक है? यू डोंट टेक इट आउट इन वन पीस, सेक्शन करें ताकि एपिकल एरिया में फोर्सेस जो है आपकी लैक्सेशन की कम से कम चली जाए, ठीक है? सो दैट इज अनदर थिंग यू कैन डू। एंड थर्डली व्हाट यू कैन डू इज समथिंग विच जो पता नहीं, आई थिंक पाकिस्तान में शायद ट्रेंड ही नहीं है इस उसका, यूके वगैरह उसमें काफी कॉमन है। इनफैक्ट ये मेरे मॉम्स के एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, विच इज कोरोनेक्टमी, ठीक है? आप यू जस्ट रिमूव द कोरोनल क्राउन, यू जस्ट रिमूव द क्राउन एंड इसको क्या कहते हैं एल्वियोलस से 3 मिलीमीटर नीचे तक इसको कम कर दें ताकि इसके ऊपर बोन बन जाए, एंड इसको आप वापस सूचर कर दो, ठीक है? तो रूट्स अपनी जगह पे रह गई, तो मतलब आपने रूट्स को छेड़ा ही नहीं है, तो बस नर्व को भी कुछ नहीं होगा। पेशेंट को अगर पेरिकोरोनाइटिस हो रहा था वो तो क्राउन की वजह से होगा, ऑब्वियसली रूट्स की वजह से नहीं होगा। सो पेशेंट की कंप्लेंट भी खत्म हो जाएगी, ठीक है? ऑब्वियसली दिस वर्क्स जस्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। लिटरेचर में 6 मंथ से लेके 3 years तक इसका सक्सेस लिखा हुआ है, उसके बाद यूजली रूट्स में इन्फेक्शन या कुछ हो जाती है, बट सिंस उस वक्त क्राउन नहीं होता तो अक्सर ये रूट्स की सुपर एरप्शन हो जाती है, तो अपनी नर्व से अपनी पोजीशन जो है वैसे भी वो कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, तो देन उसकी एक्सट्रैक्शन जो है फिर भी आप रिलेटिवली इजीली कर सकते हो। सो दीज आर लाइक 2-3 मेथड्स बाय विच यू कैन spare the ID nerve from damage, and you won't have to order a CBCT in such case, ठीक है? Anyhow, डॉक्टर फहद, ये सॉरी टू इंटरप्ट, मगर ये कोरोनेक्टमी के बाद इन्फेक्शन क्यों होगा आफ्टर 6 months और व्हाटएवर 1 year तो भी अगर रेडिकुलर वो पल्प आपने सारा छोड़ा हुआ है ना, यू जस्ट रिमूव द कोरोनल पल्प ना, रेडिकुलर पल्प तो सारा मौजूद है, तो वो उसमें तो पल्प नेक्रोसिस हो जाएगी फिर। मगर हम वैसे भी कोरोनेक्टमी एक कॉम्प्रोमाइज्ड पल्पल नेक्रोसिस के पेशेंट में तो नहीं करेंगे ना हम, तो उसको हाँ वैसे यू राइट, कोई प्रॉब्लम है जब अगर कोई कोरोनाइटिस अगर है और हाँ जी, आपने कोरोनेक्टमी कर दिया है बस तो रेडिकुलर पल्प तो ठीक हुआ। हाँ नहीं देखिए, यू कैनॉट डू कोरोनेक्टमी इन प्रॉब्ली इन केस जिसमें पहले से पल्प नेक्रोसिस हो, लाइक उसमें अगर पहले से पेरिफेरल पैथोलॉजी है तो फिर तो आप हाँ तो वो नहीं कर छोड़ेंगे सकते। ना आप। हाँ फिर तो आप रूट्स नहीं छोड़ सकते ना, फिर तो आप रूट्स नहीं छोड़ सकते हो। तो Yeah, but in an otherwise healthy tooth, why would any infection happen even after 1 year or 2 years or 3 years? बिकॉज वही बात, आपने उस एरिया को वो कर दिया ना, यू सॉर्ट ऑफ डिसरप्टेड इट, आपने रेडिकुलर की Okay. कनेक्शन जो है कोरोनल पल्प से। There is a possibility, you mean? हाँ देयर इज ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी है, लाइक वी हैव पेशेंट जिनमें शायद 5-6 साल तक भी इन्फेक्शन नहीं हुई है, बट देयर आर पेशेंट जिनकी 1 month के अंदर भी इन्फेक्शन हो जाती है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपने रेडिकुलर पल्प को कितना कम छेड़ते हो। लाइक जिस तरह हम बच्चों में पल्पोटमी नहीं करते, उसमें आप कोरोनल पल्प हटा दो, रेडिकुलर पल्प तो इंटैक्ट रहता है ना उनमें। और सो एक चीज और मुझे समझ नहीं आई जब आपने कहा कि कोरोनल पार्ट निकाल के उससे 2 या 3 मिलीमीटर alveolus से और आप उसको कट करेंगे तो फिर बोन बन जाएगी, फिर बोन कहाँ पे बनेगी? बोन उस 3। टूथ स्टम्प के ऊपर बनेगी ना, रूट के ऊपर। तो कोरोनेक्टमी हम अपोजिंग टूथ के सर्विकल पोर्शन से नीचे तक उसको काटेंगे, अपोजिंग टूथ सॉरी एडजेसेंट टूथ के सर्विकल पोर्शन के 2 मिलीमीटर नीचे काटेंगे। नहीं, एल्वुलस से उस दांत का जो वो है ना, एल्वुलस है ना, क्या कहते हैं, बेसिकली जहाँ सीमेंटो एनामल जंक्शन जहां तक है ना, जहां तक बोन लेवल है उसी दांत का, लाइक ये 8 है यहाँ तक, लेट सपोज बोन है उसकी, तो इस बोन से 3 mm तक मुझे इसको नीचे तक कट करना है कम से कम, अच्छा सही है, ठीक है, तभी थैंक इसके यू। ऊपर बोन बनेगी, अगर इससे कम होगा तो इसके ऊपर बोन नहीं बनेगी फिर, ठीक। ओके। हाँ तो अच्छा, यहाँ एक नोमान का एक अच्छा क्वेश्चन आया, अगर इफ यू हैव टू डू रीडू सर्जरी देन व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ कोरोनेक्टमी? द बेनिफिट इज के आप आईडी नर्व का डैमेज का चांस जो है ना वो आप ऑलमोस्ट खत्म कर रहे हो, ये बेनिफिट है इसका।
ठीक है, 2 सर्जरीज के और थ्रू थोड़ा जाना पड़ेगा जी। थोड़ा वैसे भी कोरोनेक्टमी के बाद अगर आप उसी दांत को 1 साल बाद देखें डॉक्टर साहब, तो शायद वो थोड़ा अपनी पोजीशन से शिफ्टेड अपवर्ड्स हो जाता है या नहीं? It does shift, that is what I'm saying कि उसमें सुपर eruption हो जाती है कि वो फिर आईडी नर्व से दूर हो जाता है ना, तो फिर उसकी आप फ्रैक्चर भी फिर कर सकते हो। सो बेनिफिट ये है कि आप बेसिकली आईडी को आप बिल्कुल इन अ वे आपको छेड़ना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज वही बात, टू माई नॉलेज नोबडी डज, एटलीस्ट टू माई नॉलेज नोबडी डज inferior alveolar nerve repair here in Pakistan, to my knowledge. I may be wrong, लेकिन जितना मुझे पता है कोई करता नहीं है यहाँ। You can do this for vertical impaction, you can do this for horizontal impaction, you can do this for mesoangular, किसी के लिए भी आप कर सकते हो। बुकिश जो तरीका है वो सिर्फ वर्टिकल इम्पैक्शन के लिए डिस्क्राइब किया गया है, एंड आई पर्सनली ओनली डन इट फॉर वर्टिकल इम्पैक्शन, आई हैव नेवर डन इट फॉर क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल या किसी और के लिए मैंने अभी तक पर्सनली नहीं की, खुद ही मैंने। और बुकिश तरीका भी जो डिस्क्राइब किया गया है वो दैट इज जस्ट फॉर वर्टिकल इम्पैक्शन, ठीक है। ऑल राइट, अच्छा, तो खैर एनी हाउ वी वर टॉकिंग अबाउट द सर्वाइकल स्पाइन का, जिसमें शैडो आपको क्लियर नजर आ रहा है। ये आपको कन्वेंशनल ओपीजी के साथ बहुत देखने को मिलता था, एंड इस ये जो है दिस हैज नाउ ग्रेटली बीन रिड्यूस्ड विद डिजिटल ओपीजी। डिजिटल ओपीजी में फिर ये होता है कि आपको अक्सर एंटीरियर मैक्सिला और एंटीरियर मैंडिबल थोड़े रेडियोलूसेंट से नजर आते हैं, क्योंकि वो इस स्पेसिफिक एरिया में कंट्रास्ट जरा ज्यादा कर देते हैं, तो या तो उसकी वजह से ये उसमें आपको दांत जो है थोड़े शायद ब्लैकिश नजर आएंगे, बट दिस इज जस्ट टू कॉम्पनसेट फॉर द सर्वाइकल स्पाइन शैडो, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें आपको जो है अगेन एग्जैजरेटेड स्माइल लाइन नजर आ रही होगी, डॉक्टर साकबा वाली बात, इवल स्माइल। सो यू कैन सी दैट ओवर हियर, सो द चिन पोजीशन इज ओवरली ओवरली डाउनवर्ड्स, नेक की पोजीशन जो है नीचे क्लिक हुई हुई है। अच्छा, बाय डिजिटल आई मीन सीबीसी नहीं, डिजिटल से आई मीन ये जो आजकल ओपीजीज जो आपको उससे मिलती हैं, जिसपे क्या कहते हैं, यू कैन व्यू द ओपीजी ऑन द स्क्रीन, और वो आपको प्रिंट आउट्स दे देते हैं उसके, दैट इज व्हाट आई मीन बाय द डिजिटल वन। सीबीसीटी से भी आप ओपीजी निकाल सकते हो, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द सिंपल ओपीजीज जो आजकल आप लोगों को मिलती हैं, विच आर ऑफ सुपीरियर क्वालिटी। अच्छा, तो इसमें ईवल स्माइल नजर आ रहा है आपको। अच्छा, इस ओपीजी में अगर आप लोग देखें तो इसमें आपको नंबर 1, अगर आप गौर करें तो इसमें आपको कंडाइल्स बिल्कुल नजर नहीं आ रहे, एंड इसमें अगर आप अगेन गौर करें तो इसमें आपको एंटीरियर टीथ बहुत ज्यादा वाइड से नजर आ रहे होंगे। लाइक देखें, ये जो एंटीरियर टीथ हैं इवन प्री मोलर्स और डिसिडुअस मोलर्स से भी ज्यादा वाइड हैं, तो इसकी क्या वजह होगी? कैन एनीबडी रिकॉल देयर फ्रेश नॉलेज? होपफुली एंटीरियर टीथ वाइडेंड नजर आ रहे हैं, तो मतलब इंसाइजर्स कहाँ पड़े थे? बाइट ब्लॉक के कंपैरिजन में बाहर। बाहर कहाँ, आगे पीछे? पीछे। पीछे तो पीएच वाटर याद रखे ना, पीएच डब्ल्यू, उसमें हॉरिजॉन्टल वाइडनिंग होगी, तो यू आर राइट, वेरी गुड, ठीक है। सो इसमें बेसिकली बाइट ब्लॉक से जो है आपके इंसाइजर्स जो है वो पीछे पड़े हुए थे, तो इसमें आपको दांत जो है वो हॉरिजॉन्टली वाइडेंड नजर आएगा, ठीक है। सो दैट इज द एरर इन दिस केस ओवर हियर, सो वेरी नाइस। ऑल राइट, तो अब इसमें देख लें, इसमें अब आपको एंटीरियर दांत जो है कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा थिन नजर आ रहे हैं, तो इसमें क्या एरर हुआ होगा? एंटीरियर दांत जब आप लोगों को थिन नजर आएंगे, तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इंसाइजर्स इन कंपैरिजन टू द बाइट ब्लॉक? उससे एंटीरियरली पड़े होंगे या उससे पोस्टीरियरली पड़े होंगे? एंटीरियर। एंटीरियरली पड़े होंगे, ठीक है, वेरी नाइस, ऑल राइट। अच्छा जी, इस ओपीजी में कुछ नजर आ रहा है आप लोगों को?
स्टार्ट विद द रेमिसेस, फिर मोलर्स को देखें, फिर एंटीरियर को देख लें, एंटीरियर दांतों को। कुछ एरर लग रहा है इसमें, नजर आ रहा है? आई थिंक नोमान आपने लेट ज्वाइन किया तो यू हैव मिस्ड द पोर्शन जिसमें मैंने इन चीजों की एक्सप्लेनेशन दी। आई होप आप रिकॉर्डिंग्स देख लोगे तो उससे आपको क्लियर जी। व्हाट इज द एरर इन दिस, डॉक्टर पलवशर? Sir, molars, left side range is more wide as compared to the right one. They are Excellent. thin. What about Even the ramus? ramus as well. Ramus भी Right wide side है। is thin, yes, width is less as compared to the left one. ठीक, तो पेशेंट किस तरफ टिल्ट हुआ है? टिल्टिंग का एरर है ना, तो ये किस तरफ टिल्ट हुआ है? लेफ्ट ज्यादा क्लियर है। लेफ्ट ज्यादा क्लियर है या राइट ज्यादा क्लियर है? Right is in the trough, closer to the beam. जी नहीं, क्लोजर टू द बीम या क्लोजर टू द फिल्म? वही film, sorry. हाँ, फिल्म के साथ, ठीक है। तो जो चीज फिल्म के करीब होगी वो ज्यादा आपको थोड़ी छोटी नजर आएगी एज कम्पेयर टू द अदर साइड, और ज्यादा क्लियर आपको नजर आएगी, ठीक है। तो बेसिकली पेशेंट जो है वो लेफ्ट की तरफ टिल्ट हो गया है, ठीक। मगर ये एंटीरियर इसका वही टंग वाला प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, कि टंग नहीं उसने प्लेस किया था ऊपर पैलेट हाँ, पे। प्रॉब्ली इसलिए आपको जरा मैक्सिला ज्यादा रेडियो पे इतना नहीं नजर आ रहा शायद आप लोगों को। यहाँ अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि शायद कोई सिस्ट सा पड़ा हुआ है। यहाँ भी इस तरह की वही ओपिनियन शायद आप दें, तो प्रॉब्ली टंग भी इसमें उन्होंने नहीं रखा हुआ प्रॉपर पोजीशन में, ठीक है। ऑलराइट, चलें, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, आई थिंक यू हैड इनफ ऑफ इविल स्माइल्स, तो चलें इविल स्माइल्स के ऊपर और कमेंट्स वो नहीं करेंगे, चलें। अच्छा, इस इमेज को वो करने से पहले आई जस्ट शेयर इंटरेस्टिंग स्टोरी विद यू। हमारी एक सीनियर थी, वो एक टीएमओ शिप में, हम उस वक्त माइनर सर्जरी में काम कर रहे थे, तो उन्होंने एक इम्पैक्शन स्टार्ट की हुई थी। इट वाज क्वाइट अ डिफिकल्ट इम्पैक्शन, स्टिल खैर शी मैनेज्ड टू टेक द टूथ आउट, बट शी वाजंट श्योर कि हमने पूरा दांत निकाला या नहीं निकाला। तो शी सेंट द पेशेंट फॉर एन ओपीजी करा के आई, तो उन्होंने एक एचओ उनके साथ असिस्ट कर रहा था, तो वो उन्होंने कहा भाई तुम इस पेशेंट के साथ जाओ, जस्ट मेक श्योर कि ओपीजी जल्दी से हो जाए, वापस इनको ले आए। उन्होंने कहा ठीक है। तो वापस आए तो ओपीजी उस तरह बड़े स्टाइल में जरा आ रहे हैं। हमने कहा पता नहीं क्या हो गया भाई, इस तरह क्यों आकड़ में आ रहा है। तो आया और उस टीएमओ को उसके मुंह पे कह रहा है कि भाई आपने तो मैंडिबल तोड़ दिया है। तो उसने कहा हैं व्हाट? तो उसने कहा ये देखें, आपको ये स्टेप डिफॉर्मिटी लोअर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल पे नजर आ रही है। तो वो टीएमओ भी फिर बड़ी परेशान हुई कि भाई नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है कोई। उन्होंने फिर क्लिनिकली भी चेक किया, इंफीरियर बॉर्डर पे हाथ भी रखा। पेशेंट को ऑब्वियसली पेन हो रहा था क्योंकि सर्जरी हैड रन फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम। लेकिन फिर सीनियर्स को हमने अपने सुपरवाइजर को बुलाया, उन्होंने भी चेक किया कि नहीं मुझे तो नहीं लग रहा कि ये फ्रैक्चर हुआ है। तो उन्होंने कहा सर एक्सरे पे नजर आ रहा है। उन्हें खैर फॉलो अप पे रखा पेशेंट को, कोई जब स्टिच रिमूवल के लिए आए फिर दोबारा कहा कि चलो अभी ओपीजी करवा लो, अभी देख लेते हैं। अभी जब ओपीजी कराया तो उसमें फिर कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो फिर वो टीएमओ जो है उन्होंने वो ओपीजी उठा के उस एचओ के पीछे गई और गए, ये तो मुझे कहते मैंने मैंडिबल तोड़ा हुआ है, ये देखो बिल्कुल ठीक ठाक है। और कह रहे ऐसी तो मैं यू वर एम्बैरेसिंग मी इन फ्रंट ऑफ माय सीनियर्स, और बाकी सब ये कोई करने का काम है, उससे ही बेइज्जत किया उसको उन्होंने। बट एनी हाउ व्हेन आई सॉ दिस पिक्चर, क्योंकि उस वक्त हमें भी समझ नहीं है कि हाउ डिड दिस स्टेप डिफॉर्मिटी डिसअपीयर बेसिकली। तो जब मैंने ये पिक्चर देखी एंड व्हेन आई रेड अबाउट दिस एरर, तो फिर मुझे समझ आई कि अच्छा ये वो आज से 10-12 साल पहले जो हुआ था वो एक्चुअली क्या था। So this basically इस error में क्या हुआ है कि the patient has actually moved in the vertical plane during the OPG, ठीक है। आप लोगों को मैंने कहा था ना कि OPG जो होती है वो एक साथ नहीं ली जाती, एक साइड ऑफ द इमेज जो है वो पहले ली जाती है। लाइक लेट्स सपोज लेफ्ट से स्टार्ट होते हैं ना, तो लेफ्ट साइड पहले इमेज हो रही थी, फिर एकदम से पेशेंट हिला है, ठीक है। पेशेंट हिला है तो उसने अपना चिन थोड़ा ऊपर कर दिया है। तो अब देखें पहले चिन का रिकॉर्ड या लोअर बॉर्डर का रिकॉर्ड यहाँ तक आ रहा था, फिर क्योंकि पेशेंट हिला है थोड़ा ड्यूरिंग द एक्सपोजर और फिर उसी पोजीशन में स्टेशनरी रह गया,
तो अब देखें, अब यहाँ इसका मैंडिबल के इंफीरियर बॉर्डर अब इस लेवल पे वो हो रहा है, ठीक है। इसी डायरेक्शन देख लें, यहाँ तक प्रीमोलर जो है आपको लगेगा कि सुपर एरप्टेड है, और यहाँ देखें इवन कैनाइन के एरिया में भी आपको रूट कुछ सॉरी प्रीमोलर के एरिया में रूट आपको कुछ बहुत ही इलोंगेटेड नजर आ रही है। इवन ये फर्स्ट मोलर से भी ज्यादा लंबी रूट लग रही है इसकी, ठीक है। इवन कैनाइन से भी लंबी रूट लग रही है, और उसके बाद जो है दांत जो है डिफरेंट लेवल्स पे हैं, ठीक है। सो बेसिकली दैट पेशेंट हैड मूव्ड ड्यूरिंग हिज ओपीजी, और उसकी वजह से, और उसने किस्मत की बात के एंगल के एरिया में ही जैसे साइड पे ऑपरेट हो रहा था उसी टाइम पे मूव हुआ है जब उस एंगल को मैप किया जा रहा था ऑन एन ओपीजी, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली नॉट अ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर और एनीथिंग, दिस इज एक्चुअली द पेशेंट हैज मूव्ड ड्यूरिंग दी ओपीजी। इसके लिए आपको ये स्टेप डिफॉर्मिटी सी नजर आ रही है ऑन दी इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल। तो आई जस्ट थॉट, जब मैंने ये पिक्चर में डाली, मैंने कहा ये स्टोरी मैं आप लोगों के साथ खामखा शेयर करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब अगेन सेकंड पिक्चर शोइंग यू द सिमिलर थिंग। अब देखिए यहाँ वर्टिकल प्लेन में इतना बड़ा स्टेप डिफॉर्मिटी लग रहा है, आप कहोगे भाई ये तो फ्रैक्चर का पेशेंट है, बॉडी पीएस के एरिया में जो है फ्रैक्चर हो गए। देखें ऑक्लूजल उसमें भी शिफ्ट है, इंफीरियर बॉर्डर पे भी बड़ा स्टेप आया हुआ है, लेकिन अगेन इट इज जस्ट दैट फैक्ट दैट द पेशेंट हैज मूव्ड ड्यूरिंग द एक्सपोजर, बाकी और कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। सो दिस विल क्रिएट दिस डिफॉर्मिटी फॉर यू। अब देखें, अब आपको मल्टीपल स्पिक्यूल से नजर आ रहे होंगे। नाउ दिस पेशेंट हैज कंटिन्यूअसली मूव्ड, ठीक है। एक मरतबा हुआ है, फिर ठीक हुआ है, फिर मूव हुआ है, फिर ठीक हुआ है, फिर मूव हुआ है, फिर ठीक हुआ है, फिर मूव हुआ है, फिर ठीक हुआ है। तो उसकी वजह से ये मल्टीपल स्पिक्यूल्स टाइप आपको नजर आ रहे होंगे इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल में, ठीक है। सो और यहाँ देख लेना ऑक्लूजन के लेवल्स में भी कितना फर्क है ना। आपको लग रहा होगा शायद डेंटल फ्रैक्चर हुआ है इसके, ये इंसाइजर्स के, लेकिन एक्चुअली जब आप उसके मुंह में देखोगे सब कुछ ठीक ठाक होगा। And this is actually an OPG of a patient who had an epileptic fit during an OPG. तो उस बेचारे की OPG जो है वो इस तरह निकल के आई है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और पिक्चर थी, दिस वन, दिस OPG। ये जो है ये 2 मरतबा मुझे देखने को मिली थी, एंड मुझसे स्टूडेंट्स आगे पूछ रहे थे कि सर ये इसमें क्या हुआ है, एंड मुझे समझ नहीं आती थी कि ये क्या एक्चुअली वो है। इन दिस OPG अगेन अगर आप नोट करोगे तो इस साइड का रेमस जो है वो इस साइड के रेमस से शॉर्ट है, ठीक है। तो इस केस में द पेशेंट हैज मूव्ड हॉरिजॉन्टली, ठीक है, इसलिए उसने अपना हेड जो है टिल्ट कर दिया है टुवर्ड्स द राइट साइड। तो जब ये राइट साइड इमेज हो रही थी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी सर्जन ने ऑपरेट किए, रूट्स वगैरह निकाल दिए, लेकिन क्राउन का थोड़ा पोर्शन उसने छोड़ दिया है इसमें, ठीक है ना। लेकिन आप रेमस को देखो तो दोनों साइड के रेमसेस अनइक्वल हैं, तो इट मींस पेशेंट हैज मूव्ड इन दिस डायरेक्शन। राइट साइड की तरफ उसने हेड टिल्ट किया है, तो वो राइट साइड की तरफ एक्सपोजर प्रोलॉन्ग हो गया है, तो ये रेमस भी आपको ज्यादा वाइड नजर आ रहा है, और ये 8 का फॉलिकल जो है ये भी आपको एबनॉर्मली वाइड नजर आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज एन एरर ऑफ द पोजिशनिंग इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। इससे पहले जितने दिखाए थे वो सारे वर्टिकल प्लेन में थे, ठीक है। कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा था? आई हर्ड समबडी टॉकिंग। अब प्लीज ब्रीफली बता दें कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब मूव करता है तो ओपीजी पे एग्जैक्टली क्या नजर आता है, वर्टिकल पे मूव करता है तो एक तो आपने स्टेप बताया और स्टेप्स दूसरा जो हैं जी, स्टेप्स जो हैं ये वर्टिकल प्लेन में मूवमेंट की वजह से आते हैं, ठीक है। एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन की वजह से आपको वाइडनिंग नजर आएगी, जिस तरह इस साइड पे आपको नजर आ रही है, ठीक है। ये जो पेशेंट का टिल्ट भी मैं आपको नहीं बता रहा था, जिसमें एक साइड वाइड नजर आती है, एक साइड छोटी नजर आती है, दैट इज आल्सो इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन ना बेसिकली। अच्छा सही है, ठीक है, थैंक यू। सही है, ऑलराइट। अच्छा, आई एम फीलिंग वेरी सॉरी फॉर नोमान, बेचारा बड़ा कंफ्यूज होगा इस टाइम पे, बट चले आई होप नोमान आप रिकॉर्डिंग्स देख लेंगे, ठीक है। All right. Coming to the indications of an OPG. So, for examining any intraosseous pathology such as cysts, tumors, and infections of the maxilla and the mandible, gross evaluation of the temporomandibular joints. ठीक है, TMJ evaluation आप करना चाहते हो for myofascial pain, internal joint derangement, rheumatoid arthritis वगैरह. Then you want to evaluate for the position of impacted teeth. You want to evaluate the eruption of the permanent dentition, dentomaxillofacial trauma, and developmental disturbances of the maxillofacial skeleton.
एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं? एडवांटेज ये है कि ऑब्वियसली गिव्स यू ब्रॉड कवरेज ऑफ द फेशियल बोन्स एंड टीथ. इट हैज अ लो रेडिएशन डोज. इज रिलेटिवली इजी टेक्निक है. 10 सेकंड में पेशेंट की इमेजिंग हो जाती है. It can be used in patients with trismus or in patients who cannot tolerate intraoral radiography, such as those with a severe gag reflex. It is a quick and convenient radiographic technique and is a useful aid in patient education and case presentation. डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि इंट्राओरल इमेजेस के कंपैरिजन में इसकी रेजोल्यूशन कम होती है. आपको क्राउन और रूट्स और लैमिना ड्यूरा पेरिएपिकल पेरिडोंटल लिगामेंट स्पेस जो है वो आपको इतनी क्लियर नजर नहीं आती जिस तरह आपको पेरिएपिकल एक्सरेज पे नजर आती है. इसमें मैग्निफिकेशन होती है अक्रॉस द इमेज विच इज अनइक्वल, तो इस पे आप मेजरमेंट्स जो करते हो वो अनरिलायबल होती हैं. ठीक है, ओबीजी के बेस पे आप रियल टाइम इम्प्लांट प्लानिंग वगैरह ये चीजें आप नहीं कर सकते. इवन अगर आपने सर्जिकल गाइड्स बनाने हैं वो आप इसके बेस पे नहीं कर सकते हो. इसमें सुपरइम्पोजिशन होती है ऑफ रियल डबल एंड गोस्ट इमेजेस, तो उसको डिटेक्ट करना, उसके बेस पे फिर पैथोलॉजिकल डिटेल्स और एनाटॉमिक डिटेल्स को बताना वो जरा मुश्किल हो जाता है. इसमें एक्यूरेट पेशेंट पोजिशनिंग रिक्वायर्ड होती है, वरना ये इतने बेतहाशा एरर्स होते हैं जो अभी मैंने आपके साथ प्रेजेंट किए और आपको दिखाए. इसके अलावा अगर पेशेंट की सिवियर मैक्सिलोमैंडिबुलर डिस्क्रिपेंसी है, लाइक आप लोगों को मैंने बताया ना कि फॉर एन एक्यूरेट इमेज द पेशेंट्स मैंडिबल एंड मैक्सिला में ये वो होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपना इंसाइजर्स जो है वो एज टू एज ला सके. ठीक है, अगर वो एज टू एज नहीं ला सकता तो फिर उसकी इमेज जो है वो क्लियर नहीं आएगी. ठीक है, और वो क्यों क्लियर नहीं आएगी? क्योंकि ये एज अ मैक्सिलोमैंडिबुलर डिस्क्रिपेंसी. ठीक है, सिवियर क्लास 2 है, सिवियर क्लास 3 है, तो उसकी ओपीजी क्लियर नहीं आएगी. तो ऐसे पेशेंट में ओपीजी करना, वैसे ही उसको रेडिएशन को एक्सपोज भी करना है और वैसे ही उसको इसका खर्चा बर्दाश्त करने से बेहतर है कि ऐसे पेशेंट्स में आप फिर डायरेक्ट सीबीसीटी की तरफ चले जाएं. अच्छा, ओबीजी को जब आप इवैल्यूएट कर रहे होगे तो उसका आइडियल क्वालिटी क्राइटेरिया क्या है? नंबर 1, सारे अपर एंड लोअर टीथ एंड देयर supporting alveolar bone should be clearly demonstrated. The whole of the mandible should be included. Magnification in vertical and horizontal planes should be equal. Right and left molar teeth should be equal in their mesodistal dimension. Density across the image should be uniform. Air shadows above the tongue वगैरह जो है वो नहीं आने चाहिए on the roots of the upper teeth. Image of the hard palate should appear above the apices of the upper teeth. Only slightest ghost shadows जो हैं of the contralateral angle and cervical spine should be evident. ज़्यादा नहीं होना चाहिए. There should be no evidence of artifactual shadows due to dentures, earrings or other jewelry. Patient identification label जो है वो एक्सरे पे ऐसी जगह पे लगा होना चाहिए कि वो आपके एक्सरे के ऊपर ना हो, like interpretation वाले एरिया में ना हो. Image should be clearly labeled with the patient's name and date of examination, and image should be clearly marked with the right or left letter. तो इंटरप्रिटेशन का सीक्वेंस जो है हर एक का अपना है. देयर इज नो सिंगल राइट वन, या कोई एक मेथड दूसरे मेथड से सुपीरियर नहीं है, बट आप जो भी फॉलो करो एटलीस्ट जस्ट मेक श्योर इट शुड बी सिस्टमैटिक. तो कैसा होना चाहिए? पहले आप जनरल, ये वैसे बुकिश दिया हुआ है, बाकी इफ यू फॉलो अ सीक्वेंस व्हिच इज सिस्टमैटिक देन इट्स फाइन, लेकिन मैं वैसे ही आपको एक बुकिश सीक्वेंस बता रहा हूँ. They say you should note the chronological and developmental age of the patient, trace the outline of all normal anatomical shadows, compare their shape and density. मतलब bilaterally आपने comparison करना है. ठीक है, इससे ही आपको पता लगेगा कि यहाँ कोई पैथोलॉजी या कोई एरर है या नहीं है. तो you can start from the bone or you can start from the teeth, it's up to you. तो teeth में आपने क्या नोट करना है? नंबर ऑफ teeth कितने प्रेजेंट हैं, क्या स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, पोजिशन क्या है, कोई क्राउन्स वगैरह है उनकी क्या हालत है, उसमें कोई केरीज है, कोई रेस्टोरेशन है, रूट्स की क्या हालत है, उनकी लेंथ कितनी है, फिलिंग्स है या नहीं है, क्राउन टू रूट रेशियो क्या है, कोई रिजॉर्प्शन वगैरह है या नहीं है. फिर एपिकल एरिया में देखें इंटेग्रिटी ऑफ द लैमिना ड्यूरा और एनी रेडियोलुसेंसीज और रेडियोपैसिटीज एसोसिएटेड विद द एपिसीज. पेरिडोंटल एरियाज में फिर देख लें पीडीएल की विड्थ क्या है, लेवल एंड क्वालिटी ऑफ द क्रेस्टल बोन, कोई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बोन लॉस है या नहीं है, फिरकेशन इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, कुछ कैल्कुलस डिपॉजिट्स हैं या नहीं. एंड कैल्कुलस डिपॉजिट्स आपको ओपीजी पे नजर आते हैं, स्पेशली इफ यू हैव एंटीरियर स्पेसिंग हो आपके दांतों के दरमियान, तो उसमें फिर आपको काफी क्लियर नजर आ जाते हैं. ठीक है,
फिर body and ramus of the mandible की तरफ आ जाएं, shape, outline, thickness of the lower border, trabecular pattern, कोई radiopaque, radiolucent areas, shape of the condylar heads. इसके अलावा अगर आप comment करना चाहते हो, you can comment on sinuses, उसकी radio density या radiolucency कैसी है, nasal cavity and the styloid process. ठीक है? All right. So that brings us to the end of session 3. Thank you very much for tolerating me for about 2.5 hours. And माशाल्लाह आप लोगों ने काफी अच्छा participate किया. मुझे थोड़ा डर था कि it might be too much, but I'm very grateful for your attention and your participation. We have about 4 minutes left in this meeting. अगर कोई questions हैं तो I can take them here. If not, you can always ask me. मैं ग्रुप में भी आंसर कर दूंगा. And thank you very much, Dr. Sakba. आपने I think सबसे ज़्यादा participation आपने ही की. I'm very thankful for that. It's not easy to listen for 2.5 hours. So thank you to all of you. फिर भी कोई questions हो, please do let me know. नमान आप किस चीज का थैंक यू कह रहे हो यार? आपको तो मैंने आज सही दिमाग का दही बना दिया होगा. आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया. But please do watch the recordings. I hope इंशाल्लाह मैं आज रात तक अपलोड कर लूंगा, क्योंकि लास्ट सेशन जो अभी हमारा होगा इंटरप्रिटेशन का, तो उसमें ये चीजें हो सकती है मैं आपसे पूछूं कि इस एक्सरे में आपको कोई एरर्स नजर आ रहे हैं, यानी स्पेशली ओपीजी पे. तो if you don't go through the recordings by then, so it will be your loss, unfortunately. ठीक है, तो please do watch that. अच्छा चलें. If you're still traveling, I wish you a safe travel. And फिर भी अगर आपने ट्रैवल के दौरान ज्वाइन किया है, that's excellent motivation on your behalf. I'll especially commend you for that. तो चलें, ठीक है. I guess I will wrap it up. तो इंशाल्लाह I'll try to upload the recordings by now, इंशाल्लाह. And फिर इस तरह करते हैं कि hopefully इंशाल्लाह ये जो upcoming Sunday है उस पे I will hold the interpretation वाला session. And उसमें हमारे साथ और भी कुछ participants होंगे from the first course which I conducted. उनके साथ भी unfortunately मेरा interpretation का session नहीं हुआ था, तो we'll have some extra participants in that hopefully. And obviously I will hope कि आप सारे भी मौजूद हों उसमें. I think I have about 20 cases, तो I hope उस पर काफी discussion और participation होगी इंशाल्लाह. ठीक है. All right. तो बस अपना ख्याल रखिएगा and see you in the next one इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज.